दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रही हूं जो आपके दिल को झकझोर कर रख देगी। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक दर्दनाक हकीकत है जो इंसानियत के नाम पर एक बदनुमा दाग जैसी है। जब आप इस घटना के पीछे छिपे मकसद को जानेंगे तो आपका गुस्सा काबू से बाहर हो सकता है, लेकिन साथ ही ये कहानी हमें जिंदगी के कुछ ऐसे कड़वे सच और अहम सबक सिखाती है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देंगे। दरअसल एक शख्स अपनी गर्लफ्रेंड को एक होटल ले जाता है। होटल ले जाने के बाद वह उसका मर्डर कर देता है। हत्या करने के बाद लाश रूम के बेड पर पड़ी रहती है और अगले 2 दिनों तक वह उसी डेड बॉडी के साथ उसी कमरे में बंद रहता है। 2 दिन बाद जब लाश से बदबू आनी शुरू होती है, यानी लाश खराब होने लगती है, तो वह सुबह रूम से निकलता है और गायब हो जाता है। अब पुलिस को सूचना दी जाती है, लेकिन पुलिस भी चकरा जाती है। पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि कातिल, जो एक 3 स्टार होटल के अंदर था, हत्या करने के बाद लगभग 92 घंटे तक वहीं क्यों रुका? वह कभी भी आसानी से वहां से जा सकता था, जबकि होटल में रुकने से वह कभी भी पकड़ा जा सकता था। लेकिन क्या वजह थी कि कत्ल करने के बावजूद वह अगले 62 घंटे उसी होटल के कमरे में उसी डेड बॉडी के साथ रुका और फिर गायब हो गया? ऐसा लगता है कि वह बदबू इतनी ज्यादा होने के कारण वहां से चला गया। अब सवाल उठता है कि आखिर यह लड़का कौन था और उसने अपनी गर्लफ्रेंड को इतनी बेरहमी से क्यों मारा? आज की यह सच्ची घटना एक 19 साल की लड़की और एक 21 साल के लड़के की है। दरअसल लड़की असम राज्य की रहने वाली थी। उसका नाम माया गोगोई था। माया की बड़ी बहन बेंगलुरु में रहती थी और वहीं किसी कंपनी में जॉब करती थी। इसलिए माया भी 3 साल पहले यानी 2021 में बेंगलुरु आ गई और अपनी बहन के साथ रहने लगी। उनके साथ उनका एक कजिन भी रहता था। माया सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव थी और वह एक डिजिटल कंटेंट क्रिएटर के तौर पर काम करती थी। बाद में उसने एक एजुकेशनल फर्म कंसल्टेंसी ज्वाइन कर ली। इस तरह वह नौकरी भी करती और सोशल मीडिया का अपना काम भी संभाल लेती थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। इसी दौरान केरल का एक लड़का जिसका नाम आरव हनोई था, माया की जिंदगी में आया। आरव केरल के कुन्नूर का रहने वाला था। उसने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ग्रेजुएशन किया था और इसके बाद वह एक स्टूडेंट काउंसलर के तौर पर काम करने के लिए 6 महीने पहले बेंगलुरु आ गया था। अब ये 2 अनजान लोग बेंगलुरु में रह रहे थे। दोनों ने कभी एक दूसरे को देखा नहीं था, ना ही कभी बात हुई थी, लेकिन तकदीर दोनों को बेंगलुरु ले आई थी। माया, जो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव थी, एक डेटिंग ऐप के जरिए आरव से मिली। डेटिंग ऐप आजकल एक नया ट्रेंड बन चुका है। माया और आरव की मुलाकात हुई और जब उन्होंने एक दूसरे से बात की तो पता चला कि दोनों बेंगलुरु में रहते हैं। बातचीत शुरू हुई और फिर एक दिन दोनों फिजिकली मिले। इसके बाद उनकी दोस्ती गहरी हो गई और धीरे धीरे दोनों को शायद प्यार हो गया। सब कुछ ठीक चल रहा था। उनके रिश्ते को लगभग 6 महीने बीत चुके थे। ये घटना 23 नवंबर 2024 की है। दोपहर 12:31 का समय था। आरव और माया बेंगलुरु के इंदिरा नगर इलाके में गए। उसी इलाके में एक 3 स्टार होटल है जो एक सर्विस अपार्टमेंट भी है। उसका नाम है द होटल रॉयल लिविंग। इसी होटल रॉयल लिविंग में यह दोनों पहुंचे। मैंने समय 12:31 इसीलिए बताया है क्योंकि यह सीसीटीवी कैमरे में दर्ज है। सीसीटीवी फुटेज में इन दोनों को साफ देखा जा सकता है। आरव ने सफेद कैप पहनी हुई है और उसके साथ जो लड़की है वह माया है। जब ये दोनों इस होटल के रिसेप्शन पर पहुंचते हैं तो माया को देखकर साफ लगता है कि वह मुस्कुरा रही है। इसका मतलब है कि उसे कहीं कोई टेंशन नहीं थी। ये देखकर यह भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि दोनों अपनी मर्जी से होटल में आए थे। दोनों के पास एक एक बैग था। इसके बाद माया सोफे पर बैठ जाती है। आरव रिसेप्शन पर मौजूद शख्स को डिजिटल तरीके से यानी पेटीएम के जरिए भुगतान करता है। इसके बाद दोनों अपने कमरे के अंदर चले जाते हैं। सब कुछ सामान्य था। अब 24 तारीख आ गई थी और उसी दिन उन्हें चेकआउट करना था क्योंकि रूम को सिर्फ एक दिन के लिए बुक किया गया था। चेकआउट का समय दोपहर 12 बजे था, इसलिए रिसेप्शन से रूम के लैंडलाइन नंबर पर फोन किया गया और कहा गया कि आज आपको चेकआउट करना है। आरव फोन उठाता है और जवाब देता है कि हम शाम तक चेकआउट करेंगे,
जो भी अतिरिक्त भुगतान होगा हम कर देंगे। रिसेप्शन वाले कहते हैं ठीक है, लेकिन जब शाम होती है तो रिसेप्शन से फिर फोन किया जाता है। इस बार भी आरव कहता है एक काम कीजिए, बुकिंग बढ़ा दीजिए, हम अगले दिन चेकआउट करेंगे, यानी 25 नवंबर को। अब 25 नवंबर की सुबह आ गई। सुबह फिर रिसेप्शन से फोन किया गया और पूछा गया क्या आज आप चेकआउट कर रहे हैं? आरव जवाब देता है नहीं, एक दिन के लिए और बुकिंग बढ़ा दीजिए, हम 26 तारीख को चेकआउट करेंगे। क्योंकि होटल खाली था और कोई अन्य बुकिंग नहीं थी, इसलिए होटल वालों को कोई समस्या नहीं हुई। इस तरह उनकी बुकिंग 26 तारीख तक के लिए बढ़ा दी गई। आरव और माया दोनों 23 नवंबर से उसी होटल में ठहरे हुए थे। इस दौरान उनके कमरे के नंबर पर एक पार्सल भी आया जिसे आरव ने कलेक्ट किया था। लेकिन इन दिनों के दौरान होटल के किसी भी कर्मचारी ने आरव के अलावा किसी और को नहीं देखा। आरव ऑनलाइन खाना ऑर्डर करके मंगा लेता था, जिससे किसी को शक नहीं हुआ। अब 26 नवंबर की सुबह आ गई। सुबह 8:01 पर होटल के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में आरव नजर आता है। उसने वही सफेद कैप पहनी हुई थी, दोनों हाथ जेब में थे और वह तेजी से होटल से बाहर निकल रहा था। ये फुटेज आरव के होटल से निकलने का आखिरी सबूत था। धीरे धीरे सुबह से दोपहर हो गई। चेकआउट का समय दोपहर 12 बजे था। करीब 10 बजे रिसेप्शन से उनके कमरे में फोन किया गया और पूछा गया कि क्या आज वे चेकआउट करेंगे, लेकिन इस बार किसी ने फोन नहीं उठाया। होटल स्टाफ ने सोचा कि शायद वे देर से उठेंगे, इसलिए 11 बजे दोबारा फोन किया। इस बार भी कोई जवाब नहीं मिला। अब चूंकि चेक इन के वक्त आरव ने रिसेप्शन पर अपना मोबाइल नंबर भी दिया था, होटल के स्टाफ ने उस नंबर पर कॉल किया, लेकिन आरव का फोन स्विच ऑफ था। इसके बाद 1-2 बार फिर से कमरे में कॉल किया गया, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। 12 बजे था तो रिसेप्शन से एक स्टाफ को कमरे में जाकर स्थिति जानने को कहा गया। वह स्टाफ फर्स्ट फ्लोर पर उनके कमरे के पास पहुंचा और डोरबेल बजाई। थोड़ी देर इंतजार किया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी उसने देखा कि दरवाजा बंद नहीं था, यानी लॉक नहीं था। स्टाफ ने दरवाजे को हल्का धक्का दिया और जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर से एक तेज बदबू आई। वह घबरा गया और समझ नहीं पा रहा था कि बदबू क्यों आ रही है। फिर भी हिम्मत करके उसने कमरे के अंदर झांका। सामने बेड पर उसकी नजर गई और वह चीख पड़ा। बेड पर एक लड़की की लाश पड़ी थी। उसका आधा शरीर एक ब्लैंकेट से ढका हुआ था और ब्लैंकेट खून से तरबतर था। ये देखकर वह स्टाफ डर के मारे वहां से भाग गया। उसकी चीख सुनकर होटल के बाकी कर्मचारी वहां इकट्ठा हो गए। जब बाकी कर्मचारियों ने देखा तो उनके होश उड़ गए। बेड पर एक लाश थी। सबने फैसला किया कि पुलिस को तुरंत सूचना देनी चाहिए। पुलिस को फोन किया गया। पुलिस मौके पर पहुंची और कमरे के अंदर दाखिल हुई। कमरे का दृश्य भयावह था। बेड पर एक ब्लैंकेट पड़ा था जिसमें खून के धब्बे थे। पास ही एक मोबाइल रखा हुआ था। बेड के नीचे एक नायलॉन की रस्सी पड़ी हुई थी और फर्श पर भी खून के निशान थे। जांच से साफ हो गया कि हत्या किसी तेजधार हथियार से की गई थी। पुलिस ने बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मरने वाली कोई और नहीं, वही मुस्कुराती हुई लड़की थी जिसे रिसेप्शन पर देखा गया था। अब सवाल यह था कि कमरे में 2 लोग ठहरे थे, माया और आरव। तो माया का पार्टनर यानी आरव कहाँ है? होटल के स्टाफ ने आरव के मोबाइल नंबर पर कॉल किया, लेकिन फोन स्विच ऑफ था। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज चेक किया, जिसमें आरव सुबह 8:01 पर होटल से तेजी से बाहर निकलते हुए दिखा। इसके बाद पुलिस ने आरव का मोबाइल नंबर लेकर उसकी कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) निकाली। इससे पता चला कि सुबह 8:30 पर आरव का मोबाइल ऑन हुआ था। उसने अपने मोबाइल से एक कॉल नहीं बल्कि एक कैब बुक की थी, जो रेलवे स्टेशन के लिए थी, क्योंकि ऐप में यह सारी जानकारी आ जाती है कि कहां से कहां तक के लिए बुकिंग की गई है। उसमें कैब का नंबर भी था और सीसीटीवी कैमरे में वह कैब भी रिकॉर्ड हो गई थी। कैब के नंबर से ड्राइवर को बुलाकर पूछताछ की गई। उसने बताया, मैंने उसे स्टेशन पर छोड़ दिया था। अब वहां तक की कहानी तो साफ थी, लेकिन उसके आगे वह कहां गया होगा इसका कोई पता नहीं था। मोबाइल भी बंद था। इसके बाद माया का मोबाइल निकाला गया
और उसकी सीडीआर खंगाली गई। फिर कागजात से पता चला कि माया की एक बहन और एक कजिन बेंगलुरु में रहते हैं। उनको सूचना दी गई। जब माया के परिवार वाले आए तो उनसे पूछताछ की गई। पूछताछ में जो बातें सामने आईं वे इस तरह थीं। 6 महीने पहले आरव और माया की दोस्ती हुई थी। माया की बहन को भी उनकी दोस्ती के बारे में पता था, लेकिन इसके अलावा और कोई जानकारी नहीं थी। ऐसा अनुमान लगाया गया कि 23 नवंबर को जब यह होटल में चेक इन हुआ तो हो सकता है कि उसी रात 12 बजे के बाद माया की हत्या कर दी गई हो। मतलब होटल में चेक इन करने के कुछ घंटे बाद ही माया को मार दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि माया के शरीर पर 10 से ज्यादा चाकू के निशान थे। सिर से लेकर सीने तक हर जगह उसे चाकू से मारा गया था। जब दोनों के कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकाले गए तो यह भी सामने आया कि पिछले 5 महीनों में उनके बीच हजारों कॉल्स और मैसेजेस का आदान प्रदान हुआ था। जब कमरे की तलाशी ली गई तो आरव का वह बैग वहीं मिला जो आते वक्त उसके पास था। पुलिस जांच में जुटी हुई थी और इंतजार कर रही थी कि कब आरव का मोबाइल ऑन हो और उसका लोकेशन पता चले। मामले में 2 बड़े सवाल थे जिनके जवाब हर कोई जानना चाहता था। पहला यह कि जिस लड़की से उसकी दोस्ती और प्यार था उसे इतनी बेदर्दी से क्यों मारा गया, और उससे भी बड़ा सवाल यह था कि हत्या करने के बाद जब वे भाग सकता था तो फिर 48 घंटे से ज्यादा लाश के पास रहकर वह क्या करना चाहता था। बेंगलुरु पुलिस के लिए यह केस एक बड़ी चुनौती बन गया था, क्योंकि शहर में हाल के दिनों में महिलाओं के खिलाफ अपराध और इस तरह की वारदातें बढ़ रही थीं। ये घटना न केवल बेंगलुरु के निवासियों के लिए बल्कि पुलिस के लिए भी चिंता का विषय बन गई थी। इस केस की तफ्तीश के लिए बेंगलुरु पुलिस ने 3 स्पेशल टीमें बनाई। पहली टीम का काम यह था कि चूंकि यह लड़का केरल का रहने वाला था, उसे केरल में ट्रेस किया जाए, इसलिए पहली टीम को केरल भेजा गया। दूसरी टीम को यह जिम्मेदारी सौंपी गई कि चूंकि उसके कुछ जानने वाले लोग नॉर्थ कर्नाटक में रहते हैं और वह उस दिशा में जा सकता है, तो दूसरी टीम को नॉर्थ कर्नाटक की ओर भेजा गया। तीसरी टीम को इलेक्ट्रॉनिक सबूत इकट्ठा करने का काम सौंपा गया। इसमें उसके बैंक अकाउंट से पैसे निकाले जाने की जानकारी, मोबाइल की स्थिति, बंद या चालू, और लोकेशन का पता लगाना शामिल था। इन तीनों टीमों ने अपनी अपनी जिम्मेदारियों पर काम शुरू कर दिया, लेकिन मुख्य समस्या यह थी कि 26 नवंबर के बाद से उसका मोबाइल लगातार बंद आ रहा था। इत्तेफाक से 28 नवंबर को उसने अपना मोबाइल ऑन किया। जैसे ही मोबाइल चालू हुआ, पुलिस को उसके मूवमेंट और पिछले लोकेशन के रिकॉर्ड मिल गए। पता चला कि 26 नवंबर की सुबह वह बेंगलुरु से निकला और रेलवे स्टेशन गया। वहां से उसने एक ट्रेन पकड़ी और सबसे पहले रायचूर पहुंचा। रायचूर से उसने दूसरी ट्रेन ली और उत्तर प्रदेश यूपी पहुंचा। यूपी से वह मध्य प्रदेश एमपी गया और फिर वापस यूपी आया। यूपी में वह कई शहरों से होते हुए वाराणसी यानी बनारस पहुंचा। जैसे ही यह लोकेशन पता चली, पुलिस की टीम को तुरंत वाराणसी की ओर डाइवर्ट किया गया। यूपी पुलिस से भी संपर्क किया गया और उन्हें इस संदिग्ध व्यक्ति के बारे में जानकारी दी गई। लेकिन इससे पहले कि बनारस पुलिस कोई एक्शन ले पाती, आरव अचानक वाराणसी छोड़ देता है। अच्छी बात यह थी कि उसका मोबाइल चालू था, जिससे पुलिस को उसका लोकेशन लगातार मिल रहा था। तभी उसके मूवमेंट से पता चला कि वह वाराणसी से वापस कर्नाटक की तरफ आ रहा है, जहां उसने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया था। ये बेहद चौंकाने वाली बात थी कि कातिल हत्या के बाद अब तक करीब 3500 किलोमीटर की यात्रा कर चुका था। इसके बाद बेंगलुरु पुलिस ने उसे ट्रैक करना शुरू किया और आखिरकार गौड़ा एयरपोर्ट के पास उसे पकड़ लिया। ये पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी थी। आरव को गिरफ्तार कर बेंगलुरु लाया गया। पुलिस पूछताछ में आरव ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। जो कहानी सामने आई वह कुछ इस प्रकार थी। आरव केरल का रहने वाला था। उसकी जिंदगी संघर्षों से भरी हुई थी। जब वो पैदा हुआ उसके कुछ समय बाद ही उसके माता पिता का तलाक हो गया। तलाक के बाद आरव अपनी मां के साथ रहने लगा, लेकिन कुछ समय बाद उसकी मां ने दूसरी शादी कर ली। दूसरी शादी में आए सौतेले पिता ने न तो आरव का ख्याल रखा और न ही उसकी मां का। आखिरकार यह शादी भी ज्यादा समय तक नहीं टिक पाई
और तलाक हो गया। इसके बाद आरव और उसकी मां अकेले रहने लगे। ऐसा लगा कि अब जिंदगी पटरी पर लौट आएगी, लेकिन तभी उसकी मां ने तीसरी शादी कर ली। अब आरव ने फैसला किया कि वह अपनी मां के साथ नहीं रहेगा। इस बीच उसके दादा, जो आर्मी में थे, ने उसे अपने पास बुला लिया। दादा को भी पता था कि उनकी बहू ने तीसरी शादी कर ली है और आरव उनका पोता है। मां ने भी सहमति दे दी और आरव अपने दादा के साथ रहने लगा। हालांकि पारिवारिक समस्याओं ने आरव के दिमाग पर गहरा असर डाला। वह बेहद अकेला महसूस करता था। उसने बीबीए में ग्रेजुएशन शुरू किया, लेकिन कई विषयों में फेल हो गया और अपनी डिग्री पूरी नहीं कर पाया। इसी बीच मार्च के महीने में आरव ने एक डेटिंग ऐप का इस्तेमाल किया। वहीं पर उसकी मुलाकात माया से हुई, जो असम की रहने वाली थी। ऐप के जरिए उनकी बातचीत शुरू हुई। फिर ये बातचीत फोन और मैसेज पर चलने लगी। आरव केरल में था और माया बेंगलुरु में। दोनों के बीच काफी दूरी थी, लेकिन मिलने की ख्वाहिश ने आरव को बेंगलुरु आने के लिए प्रेरित किया। करीब 6 महीने पहले आरव बेंगलुरु पहुंचा। माया ने वहां एक कंपनी में उसकी इंटर्नशिप लगवा दी, जिससे उसे 10,000 रुपये प्रति माह मिलने लगे। हालांकि बेंगलुरु में माया के अलावा आरव का कोई दोस्त या जानने वाला नहीं था। वह सिर्फ माया के सहारे अपनी नई जिंदगी शुरू कर रहा था और इंटर्नशिप कर रहा था। कुछ समय बाद आरव ने माया से कहा कि जब हम एक दूसरे से प्यार करते हैं तो क्यों ना लिव इन रिलेशनशिप में रहना शुरू कर दें। लेकिन माया इसके लिए तैयार नहीं थी। उसने ऐसी कई खबरें सुनी थी जिससे वह लिव इन रिलेशनशिप को लेकर असुरक्षित महसूस करती थी। दूसरी वजह यह भी थी कि वह बेंगलुरु में अपनी बहन और कजन के साथ अपार्टमेंट साझा करती थी। उन्हें छोड़कर, जिसके साथ उसकी केवल कुछ महीने की दोस्ती थी, वह भी एक डेटिंग ऐप के जरिए, उसके साथ लिव इन में रहना उसे सही नहीं लगा। इसलिए उसने साफ मना कर दिया। माया का यह इनकार आरव को बहुत बुरा लगा। उसे लगा कि माया पर उसका पूरा हक है और वह उसके प्यार की वजह से ही केरल से सब कुछ छोड़कर बेंगलुरु आया था। बावजूद इसके, उनके बीच बातचीत और रिश्ता कायम रहा। बेंगलुरु में रहते हुए आरव ने देखा कि माया, जो असम की थी, अक्सर असम समुदाय के लोगों से मिलती जुलती रहती थी। ये बात आरव को परेशान करती थी। उसे लगता कि माया के बहुत सारे दोस्त हैं और वह उनके साथ काफी खुलकर मिलती है। वहीं आरव अकेला था। बेंगलुरु में न कोई दोस्त, न कोई जान पहचान। माया ही उसका एकमात्र सहारा थी। लेकिन माया के दोस्तों की भीड़ देखकर आरव को जलन होने लगी। हालांकि उनके बीच झगड़े भी होते थे, लेकिन हर बार थोड़े समय बाद सब ठीक हो जाता था। यही सिलसिला चलता रहा। 23 नवंबर को आरव ने माया से कहा कि अगर हम लिव इन में नहीं रह सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम एक दिन के लिए कहीं बाहर चलते हैं। माया ने आरव के अंदर चल रही गहरी योजनाओं को नहीं समझा और उसकी बात मान ली। आरव ने होटल रॉयल लिविंग में एक सर्विस अपार्टमेंट मोबाइल के जरिए बुक किया। 23 नवंबर को जब वे वहां पहुंचे तो कुछ घंटे बाद ही आरव ने माया से फिर लिव इन रिलेशनशिप की बात की। माया ने दोबारा इनकार कर दिया। आरव को यह बात बुरी तो लगी, लेकिन उसने गुस्सा जाहिर नहीं किया। इसके बजाय उसने माया से रिक्वेस्ट की कि अगर वह लिव इन में नहीं रहना चाहती तो कम से कम एक बार उसके साथ फिजिकल रिलेशन बना ले। इस पर माया को गुस्सा आ गया और उसने आरव को तमाचा मार दिया। आरव को भी गुस्सा आया, लेकिन उसने माहौल शांत करने के लिए माया से माफी मांग ली। हालांकि भीतर ही भीतर वह गुस्से से उबल रहा था। उसने सोचा कि माया का गला उसी समय घोंट दे, लेकिन उसे लगा कि वह उसे काबू नहीं कर पाएगा। इसलिए उसने खुद को संभाला और इस मामले को टाल दिया। रात भर आरव सो नहीं पाया। सुबह होने से पहले उसने चाकू और नायलॉन की रस्सी का ऑर्डर कर दिया। उसने तय कर लिया था कि वह माया को मार देगा। उसने यह भी प्लान कर लिया कि अगले दिन माया को होटल में रुकने के लिए मजबूर करेगा। जब रात होगी और माया सो जाएगी तो वह उसे रस्सी से बांध देगा। फिर पहले अपनी भूख मिटाएगा और उसके बाद चाकू से उसकी हत्या कर देगा। माया इन सब बातों से पूरी तरह अनजान थी। कुछ घंटे बाद चाकू और नायलॉन की रस्सी होटल रिसेप्शन पर डिलीवर हो गई। आरव ने खुद जाकर इसे रिसीव किया और अपने कमरे में ले आया। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन उसके दिमाग में भयावह योजनाएं चल रही थीं।
उसने माया से एक दिन और होटल में रुकने की रिक्वेस्ट की ताकि अपने मंसूबों को अंजाम दे सके। लेकिन माया ने उसकी बात मानने से साफ इनकार कर दिया। उसने तुरंत रूम छोड़ने की कोशिश की, लेकिन आरव ने अपना आपा खो दिया। गुस्से में उसने चाकू से माया के सिर पर जोरदार वार किया। पहले ही वार में माया बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। उसके सिर से खून बह रहा था और वह चीख भी नहीं पाई। आरव ने माया को खींचकर बिस्तर पर लिटा दिया। पहले उसने उसके साथ दुष्कर्म करने की सोची, लेकिन फिर डर गया कि कहीं माया को होश न आ जाए। उसकी स्थिति देखकर भी आरव का मन नहीं पिघला। उसने बार बार चाकू से वार करना शुरू कर दिया। जब उसे यकीन हो गया कि माया मर चुकी है, तभी वह रुका। उसी समय रिसेप्शन से फोन आया, लेकिन आरव ने अगले दिन के लिए बुकिंग बढ़वा ली। माया की लाश बिस्तर पर पड़ी रही और वह दरिंदा ऑनलाइन खाना ऑर्डर करके आराम से खाता रहा। खाने के बाद उसने माया की लाश के साथ दुष्कर्म किया। आरव ने पूरे दिन सिगरेट पीते हुए बिताया। जब रात हुई तो कमरे में माया की लाश से बदबू आने लगी। बदबू इतनी बढ़ गई कि वहां रहना मुश्किल हो गया। उसने रात भर जागकर सिगरेट पी और सुबह होते ही कैब बुक कर होटल से फरार हो गया। पुलिस ने जब आरव को गिरफ्तार किया और पूछताछ की तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। ये घटना न केवल माया के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए एक चौंकाने वाली और दर्दनाक घटना थी। ये कहानी समाज में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से सुनाई गई है। ये हम सभी के लिए एक चेतावनी है कि कैसे किसी भी संदिग्ध व्यवहार को अनदेखा करना खतरनाक हो सकता है। आपके अनुसार इस जघन्य अपराध के लिए आरव को क्या सजा मिलनी चाहिए? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको महत्वपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।